हिंदू धर्म में उत्तराखंड की बहुत मान्यता है, क्योंकि हिंदुओं का ये मानना है कि देवी देवता यहाँ विराजमान है, यहाँ उन्होंने स्थान ग्रहण किया है। इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। अभी रिसेंटली पंचायत चुनाव चल रहे हैं। एक चरण का मतदान हो चुका है, 28 जुलाई को सेकंड फेज का मतदान है, और बाद में फिर 31 जुलाई को उसका रिजल्ट आने वाला है। कहने को तो एक बहुत छोटा सा ये पंचायती इलेक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी इसने अलग अलग रीज़न से। आज हम बैठे हैं मनु पवार जी के साथ और इस पे डिस्कशन करेंगे, उनसे जानेंगे उनका क्या विश्लेषण है इस चुनाव को लेकर के, कैसे ये चुनाव एकदम से इतना हाई प्रोफाइल और इतना लाउड बन गया है सोशल मीडिया पे। तो मनु भाई, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका दबिश पॉडकास्ट में। बहुत समय देने धन्यवाद। के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संदीप भाई, बहुत शुक्रिया, आभार। जी। तो हम्म। आप बहुत बिजी हैं इस समय, क्योंकि चुनाव चल रहा है उत्तराखंड में। चाहे हम दिल्ली रहें, कहीं भी रहें, क्योंकि उत्तराखंड है तो वो दिल में रहता ही है हमारे। तो कहीं ना हम्म। कहीं हमारा फोकस एक तरफ वहाँ जाता ही है। जी। तो लेकिन मैं शुरुआत करूंगा एक ऐसी खबर से जो थोड़ी चौंकाने वाली है। खबर ये है कि लगभग 22,000 के करीब जो सीटें हैं वो निर्विरोध चुन ली गई हैं। ये देखा जाए हम्म। तो बहुत चौंकाने वाला एक फिगर है। तो आप हम्म। इसको कैसे देखते हो? इसको एज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी देखते हो, या फिर इसको देखते हो कि आप ये क्यों बहुत ऐसा है? स्ट्रेंथन हो रही है इंडिविजुअलिटी के लिए हिसाब से? आ, देखिए संदीप भाई, इसमें दोनों चीजें हैं। अगर आप कहें कि निर्विरोध, मतलब लोग आमतौर पे निर्विरोध चुना जाना को एक अच्छी परंपरा मानते हैं, कि स्वस्थ परंपरा मानते हैं, कि चलो हमने एक जो है सहमति जता के किसी एक नाम पे सहमति जताई और उसे चुन लिया है। लेकिन चूंकि हम डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, और निर्विरोध वाली जो परंपरा है या जो ट्रेडिशन है, जो चलन है, वो एक तरह का, एक अलग तरह का सामंतिक किस्म का वो रुख जो है अपना लेता है कई बार, या उस तरह का जामा पहन लेते हैं। तो कुछ जगहों पे, जैसे कुछ लोगों ने काम करके दिखाया है अपने जमीन पे, तो उनको निर्विरोध, जैसे एक बीरों खाल इलाके में कैप्टन यशपाल करके हैं, नेगी हैं। कर्नल तो कर्नल हाँ, है वो। कर्नल, हाँ सॉरी, हाँ कर्नल हैं। जी। तो उन्होंने जो है रिटायरमेंट के बाद गांव को चुना, वहाँ जमीन जो बंजर पड़ी थी, उसको उन्होंने जो है आबाद किया है। इस तरह का आदमी अगर जो है लोगों को एग्जाम्पल बनता है समाज के बीच, तो उसको आगे बढ़ाना समाज का काम है, और समाज बढ़ा भी रहा है, तो उनका निर्विरोध चुना जाना तो समझ में आता है। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि साहब, क्या आपने किसी कोई आदमी को तय कर लिया, कोई प्रभावशाली आदमी है, या कोई, जैसे मैं मनु पवार गांव चले गए, या लोगों ने कह दिया नहीं साहब ये तो बड़े आदमी हैं, बहुत इनका दखल है और ये ऐसा है, तो इनको निर्विरोध चुन लिया जाए, दूसरे लोग ना लड़ें। तो ये गलत है, मतलब ऐसा नहीं है। ये डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है, पंचायत चुनाव। और इस तरह से सबको हक है चुनाव लड़ने का, और चुनाव जीतने के लिए जो भी प्रचार है वो करने का सबको हक है। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता है। वो चुनाव अच्छा नहीं होगा, तो इस तरह का निर्विरोध तो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह का जो जिस आदमी ने मिसाल पेश की अपनी गांव में रह के रिटायरमेंट के बाद, और वो लोगों को लगता है कि नहीं, ये प्रेरणा जो है दे रहे हैं हमें, और इनको इन पर हमें भरोसा है, इनको आगे जाना चाहिए, ये हमें हमारे लीडर होने चाहिए, तो वो ठीक है संजीव भाई। ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एक ऐड करता हूँ, सिचुएशनल हो सकता है। अगेन जैसा आप कह रहे हो, उसको सिंपलीफाई अगर हम करें, पर हाँ, डेमोक्रेसी का फिर मजा क्या रहा अगर इलेक्शन ही ना हो तो? मतलब या कोई फाइट ही ना हो तो? हम्म। कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड की जो ज़मीनी हकीकत है वो बहुत अलग है दूसरी जगहों से। हम्म। चाहे हम खेती बाड़ी की बात करें, आजकल जो सबसे ज़्यादा आप गांव में बात करो खेती क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो जंगली जानवरों का हवाला देते हैं। बंदर आ गए, भालू आ गए, सुअर आ गए। हमारे यहाँ डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम ऐसे समाज हैं जो कि गांव हमारे खाली हो रहे हैं। तो ये जो आप बंदरों वाली समस्या, जंगली जानवरों वाली समस्या बता रहे हैं कि खेतों में जो है अन्न नहीं हो रहा है, तो ये समस्या जो है पलायन से जुड़ी हुई है। पहले गांव आबाद थे, खेत आबाद थे, जंगल भी आबाद थे, तो जानवर, जो खासकर जंगली जानवर थे, वो आमतौर पे गांवों में नहीं आते थे। तो अब उनको जंगलों में कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो जो है गांवों में धावा बोल दे रहे हैं। जो भी फसल खड़ी है, या जो भी
फल के पेड़ जो लगे हैं उनमें फल चढ़ कर जा रहे हैं, फसल चढ़ कर जा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये कोई एक इसकी वो नहीं है, वजह है। कई वजह हैं, और सबसे बड़ी वजह तो पलायन है। पलायन भी इसलिए है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग नीचे आ रहे हैं। अपने सबको हक है वो, अपने लिए अच्छा जहां चुनने का, और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसके लिए बेहतर भविष्य के लिए सबको हक है। और सब लोग, जो भी थोड़ा सक्षम होता है, वो छोटा छोटा जो है, हर तरह का प्लान होता है। देखिए, अगर आप गांव से कस्बे में आते हैं तो वो भी एक पलायन होता है। कस्बे से आप नगर में जाते हैं तो वो भी पलायन है। नगर से बड़े शहर में, महानगर में जाते हैं तो वो तो पलायन हम कहते हैं। मगर अगर, जैसे कि मतलब मैं अपने गांव से पौड़ी, मैं गांव में रह रहा हूँ और पौड़ी में मैं शिफ्ट हो गया, पौड़ी में रहने लगा, तो वो भी पलायन है ना। फिर मैं पौड़ी से देहरादून आ गया, वहां शिफ्ट हो गया, तो वो भी पलायन है। देहरादून से अगर दिल्ली विल्ली चला गया तो वो बड़ा पलायन है। तो इस तरह पलायन तो हर लेवल पे है। लेकिन हम पलायन की परिभाषा सिर्फ यही समझ रहे हैं कि जो यहाँ से दिल्ली चला गया, बॉम्बे चला गया, वो चला गया। और अब लोग जो हैं, जो प्रवासी हैं, उनको तो बहुत अलग अलग तरह के निगाह से देखते हैं गांव में खासकर। जैसे प्रवासी अभी वोट देने आए थे इस पंचायत चुनाव में, तो बड़े ताने कसे जा रहे हैं कि देखिए वोट देने के लिए आ गए यार, ये फला फला। अरे भाई, मजबूरी है, सब समाजों की मजबूरी है। हाँ, हमारी मजबूरी है कि हमारे पास रोजगार यहीं पे है, हमें वहां पे रोजगार नहीं मिला है। तो हमारी मजबूरी है, लेकिन हम अपने गांव से हमारा जो नाता है वो थोड़ी हम छोड़ सकते हैं। वो हमारा जो रिश्ता इसको तो है। मैं ऐसा इसको तो मैं ऐसे लेता हूँ, ह्यूमन माइग्रेशन है। वो बोलते हैं कि हजारों साल पहले आर्यन आए, या हम्म, टर्क्स आए या मंगोल आए। तो ऐसी ये भी माइग्रेशन है, जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती हो वहाँ चला जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो है, और ये चलता रहा है। हम्म। और पहले भी हुआ है। हम लोग तो जब देश बंटवारा नहीं हुआ था, हम लाहौर में थे, हमारी आज गढ़वाल सभा थी। दिल्ली में थे, शिमला में हम लोग थे। मतलब हम लोग लाहौर में कहाँ थे? लाहौर में लाहौर गढ़वाल में सभा, कहाँ? अखिल गढ़वाल सभा थी। अविभाजित अच्छा। अविभाजित उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वहां भी लोग थे, वहां भी लोग पढ़ने गए थे। मेरे एक परिचित थे म्यूजिक टीचर, वो लाहौर में म्यूजिक पढ़े थे। मैं कह रहा हूँ कि पलायन ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है। और सिर्फ यही नहीं कि हम ही लोग दोषी हैं। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं जो है, मुझे ऐसी निगाहों से देखे आपकी हम तो प्रवास। कंप्लेंट कर रही, आप तो फिर भी कंप्लेंट कर सकते हो, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, हमने तो देश ही छोड़ दिया। हाँ। खैर, तो एक छोटा सा पंचायत चुनाव जो यूजली बहुत एक निम्न स्तर, थोड़ा गलत होगा बोलना, बट मेरा मतलब है कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल का इलेक्शन है। हम्म, लेकिन इसने बहुत सुर्खियां बटोर ली। चाहे वो वेदर की वजह से हो, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है और हर जगह बादल फटते हैं, लैंडस्लाइड होती है, डिफिकल्ट होता है पहाड़ों में ट्रैवल करना, और खासकर दूरगामी जो वैसे गांव में जाना, जहाँ पे पैदल चल के जाना पड़ता है। और हमने वीडियोस भी देखी कैसे चुनावी अधिकारी बेचारे वो अपनी जान का जोखिम डाल के जा रहे हैं। हम्म, तो क्या जरूरत थी? ये थोड़ा और जगह भी तो चुनाव आगे पीछे होते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? और दूसरा ये है कि इसी में कि छोटा चुनाव लेकिन अचानक से बहुत बड़ा चुनाव हो गया है। खबरें बहुत आ रही हैं कि बड़े बड़े लाजो लश्कर के साथ कैंडिडेट घूम रहे हैं, गाड़ियों के रेले निकल रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, और शराब चल रही है। वही जो नेगी जी का गाना याद आता है, एक ने, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एक ने पिलाई विस्की, एक ने पिलाई रम। तो हम्म, वो एक्चुअली इस प्रधानी चुनाव में भी दिख रहा है। ये ऐसा क्या हो गया इसमें? मतलब क्या रीजन क्या रहा कि इतना हाई हम्म। प्रोफाइल हो गया ये? हाँ, तो आपके इस सवाल में दो सवाल हैं। पहला ये तो कि किस तरह के वेदर को चुना गया है, और ये डिले हो सकते थे चुनाव। हाँ, डिले हो सकते थे, क्योंकि ये चुनाव जो है, ये इस समय ये तो 6 महीने पहले हो जाने थे, पिछले साल ही हो जाने थे। लेकिन सरकार टालती रही। अब क्या वजह थी पता नहीं। प्रशासकों के हवाले कर दिया, कभी डीएम के हवाले, कभी किसी के हवाले। तो ये जो है, पंचायतें 2024 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार चुनाव करा नहीं पाई। और ऐसे मौसम में कराया, जबकि जो है हमारे गार्ड गधेरे उफन रहे हैं, और आने जाने की बड़ी दिक्कतें हैं, बारिशें हो रही हैं। तो इसके बावजूद चुनाव, चूंकि एक बड़े डेमोक्रेसी का एक बड़ा उत्सव होता है, तो वो हो रहा है। और होगा वो तब भी होना था, अगर बहुत सारी झड़ियां लगी होती, बारिशें होती, तो तब भी होना ही था। और चुनाव तो स्थगित नहीं होना था। लेकिन हाँ, मतलब रास्ते टूटे हुए हैं। अभी आपदा आई थी, ज्यादा समय गुजरा नहीं है, बहुत जगह जो है रास्ते टूटे हुए हैं, सड़कें नहीं हैं। इसके बावजूद किस तरह चुनाव की जो पार्टियां हैं, जो चुनाव कराने वाले लोग हैं, वो जा रहे हैं, वो बड़ा देखना, बड़ा जो है, वो बड़ा चिंता की बात है कि कैसे लोगों को भेजा जा रहा है। बेचारे नाले पार कर रहे हैं, जो
नदियां पार कर रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग मौसम है, इसमें सरकार ने करा दिया है। दूसरी बात, आप बता रहे हैं कि किस तरह जो है ये हाई प्रोफाइल हो गया चुनाव, तो हाई प्रोफाइल होना ही था। दरअसल हम जो उत्तराखंड राज्य, हमारा जन्म से ही जो है वो चुनावबाज नेताओं का राज्य बन गया है। और शुरू से ही है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई पहली बार हम देख रहे हों। तो हम तो चुनावबाज नेताओं के ही उसमें हैं कि चुनाव जो है एक बहुत बड़ा उत्सव है। और कुछ लोगों के लिए, जो लोग जो है शासन सत्ता के जो गलियारे जानते हैं, जिन्हें पता है कि काम कैसे होने हैं, पैसा कहाँ से निकालना है, और जो द्वंद फंद है वो कहाँ से करने हैं, तो वो लोग, उन लोगों के लिए चुनाव बहुत जो है, इसलिए वो खर्च भी हो रहा है। इसलिए मैं भी चौंक रहा हूँ कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत लंबे लंबे काफिले चल रहे हैं, और छोटा चुनाव है। जबकि मतलब जाहिर सी बात है कि क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के लिए ही जो गाड़ियां वाड़ियां दौड़ रही हैं वो दौड़ रही होंगी, लेकिन उसके लिए भी मतलब इतना खर्च हो रहा है। तो अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि हम इसे वसूल लेंगे। तो जब वो वसूल लेंगे, उन्हें जब आइडिया है कि हम कैसे वसूलेंगे, इसका मतलब जो है कि करप्शन जो है बढ़ने वाला है। हर चुनाव के बाद प्री करप्शन, उसका डिसाइडेड रेट, है। हाँ, करप्शन बढ़ना ही बढ़ना है। रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, अधिकारियों के रेट, किसी काम के रेट, किसी प्रोजेक्ट के रेट, वो बढ़ना ही बढ़ना है। रेट मतलब हिस्सेदारी, अफसरों की हिस्सेदारी, हम्म। जेई की हिस्सेदारी, नीचे हिस्सेदारी, प्रधान की हिस्सेदारी, या क्षेत्र पंचायत सदस्य की हिस्सेदारी, या जिला पंचायत अध्यक्ष, या जिला ब्लॉक प्रमुख, या जिला पंचायत अध्यक्ष की हिस्सेदारी। तो ये एक बहुत भयानक तरीके का खेल है, बहुत भयानक तरीके का। इसीलिए इसमें पैसा भी खर्च किया जा रहा है। इसमें बहुत जेन्युइन लोग आ ही नहीं सकते। जिस तरह की कल्पना की गई थी पंचायती राज एक्ट बनाते समय कि सशक्तिकरण होगा ग्राम सभाओं का, गांव लेवल पे जो है राजनीति मजबूत होगी, महिलाएं, उनको 50% का रिजर्वेशन है ग्राम पंचायतों में, तो बड़ी सोच है। मतलब सोच के लिहाज से, विचार के लिहाज से, आइडिया के लिहाज से ग्राम पंचायत बहुत जो है ये त्रिस्तरीय पंचायत बहुत बड़ा आइडिया है। लेकिन इम्प्लीमेंट जिस तरह हो रहा है वो बहुत चेतावनी वाला है, बहुत चौंकाने वाला है। और मैं देख रहा हूँ वीडियो, लंबे लंबे काफिले चल रहे हैं पहाड़ों में, बड़ी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको पता है कि इतना पैसा वसूलना उन्हें वसूलना ही वसूलना है। अगले 1.5 साल के अंदर विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में, तो आप कैसे देखते हो इन चुनावों के नतीजे कैसे इम्पैक्ट डालेंगे विधानसभा में? और एक और मैं से एक छोटा सा प्रश्न और इसमें ऐड कर देता हूँ कि क्या ये मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे टेन्योर? देखिए, ये तो बहुत जमीनी लेवल के चुनाव हैं, और मैं इसके नतीजे को 2027 से जोड़ने को ज्यादा जाती मानता हूँ कि भाई क्या नतीजे आएंगे। क्योंकि चुनाव जो है वैसे मतलब पार्टी लेवल पे तो होता नहीं है, लेकिन वो हालांकि हम्म। पार्टियां लड़ रही होती हैं छद्म तरीके से पीछे से हाँ, जो है बैक। ऑफिशियली तो हाँ, हाँ। हम्म। लेकिन पंचायतों का ऐसा वो है तो नहीं कि पार्टी वाइज चुनाव होगा, पार्टी के लेवल पे चुनाव होगा। तो इसलिए मैं इसको नतीजे के तौर पर कि भाई इससे कोई असर पड़ेगा 27 में, ये तो नहीं मानता। लेकिन जिस तरीके से, जिस ट्रेंड में, जो ट्रेंड है चुनाव का, जो पैटर्न है, कैंपेनिंग का जो पैटर्न है, जो 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 खर्चे का जो पैटर्न है, जो रैलियां हो रही हैं, जो लंबे लंबे काफिले चल रहे हैं, ये जो पैटर्न है, इतना छोटा चुनाव और इस तरह का पैटर्न कि वो कोई बड़ा चुनाव लोकसभा का या विधानसभा का हो रहा है, उसी पैटर्न पे लड़ा जा रहा है, तो ये बहुत खतरनाक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्राम पंचायत के चुनाव में इतना पैसा खर्च हो सकता है, तो जो विधानसभा का चुनाव होगा 2027 में, वहां पे अंधाधुंध पैसा बहाया जाएगा। वो बड़ा चुनाव है, उसमें सरकार बननी है स्टेट की, तो वो बड़ा चुनाव होगा। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि ये इस लिहाज से 2027 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा, खर्चे के लिहाज से, पैटर्न के लिहाज से। रैलियों में जो कहा जा रहा है, जिस तरह के मतलब जो काफिले घूम रहे हैं, जो नोट बांटने की शिकायतें आ रही हैं, शराब बांटने की शिकायतें आ रही हैं, मीट मटन ये सो पार्टियां साटियां ये चल रही हैं, छोटे लेवल के चुनाव पे इस तरह की जो है वो की जा रही है, तो बड़ा लेवल का चुनाव जो विधानसभा का चुनाव 1.5 साल बाद होगा, उसमें क्या होगा अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं ये मानता हूं कि हाँ, पंचायत चुनाव जो पैटर्न सेट कर रहा है, इसकी छाया 2027 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगी। अब दूसरा सवाल आपका कि क्या पुष्कर सिंह धामी रहेंगे या जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि
उन्होंने केंद्र को साध लिया है, पार्टी हाईकमान को साध लिया है। और जिस तरह अगर हम तस्वीरों को, बॉडी लैंग्वेज को जो है वो एक वो माने, पॉलिटिकल मैसेजिंग उसमें माने, तो मुझे लगता है कि धामी 2027 में भी बीजेपी का चेहरा होंगे। बहुत जिस तरह के हालात हैं अभी, अपोजिशन अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, 1.5 साल में क्या होता है पता नहीं। अभी जिस तरह की अपोजिशन वहां पे है, जिस तरह के हालात हैं, मुझे उससे मुझे लगता है कि हो सकता है कि कभी ये भी हो जाए कि धामी रिपीट कर जाए बीजेपी, क्योंकि हर समय 24/7 जो है वो चुनावी मोड पे होती है। उसकी तैयारियां जो है हाँ। चुनावी, एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करती है। तो उसके सामने जो अपोजिशन है उसे तो अभी हवा ही नहीं है, वो कार्यकारिणी ही नहीं बना पाए, उन्हें पता नहीं उनका लीडर कौन है। आपस में भिड़े जा रहे हैं, एक नेता उसको नीचा दिखा रहा है, एक नेता उसको नीचे दिखा रहा है। तो ऐसे लोग अपोजिशन में हैं उनके, जो कि 24/7 सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये मंथन कर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीतना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2027 में धामी के चेहरे पे चुनाव लड़ना तय है। और अभी के हिसाब से अगर ऐसा मृतपाय विपक्ष रहा तो धामी रिपीट भी कर सकते हैं। अभी के हिसाब से कह रहा हूं, 1.5 साल बाद क्या होगा ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। जी संजय भाई। सही बात है, 1.5 साल बहुत लंबा टाइम है, लेकिन आई एग्री कि बीजेपी का एक इलेक्शन खत्म होता है और वो दूसरे की तैयारी कर लेती है। मेरे को लगता है अगला दिन भी नहीं, उसी दिन से। हम्म, तो ये एक है उन लोगों के साथ। और ये आपने अच्छा बोला कि मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट खत्म दूसरा शुरू। हम्म, तो बाकी देखिए, अब 31 तारीख को रिजल्ट आएगा और उम्मीद ये है कि अच्छे लोग ग्राम पंचायत में आएंगे और कुछ भला होगा। उत्तराखंड की जो ज़मीनी जो इश्यूज़ हैं, जो सबसे बड़ा मुझे जो कमी लगती है वो एक हेल्थ सिस्टम है, जो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम। बट एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपना आप ही रिवाइव होगी अगर हेल्थ सिस्टम होती है, क्योंकि हेल्थ इज़ प्राइमरी। जब लोग रहेंगे हेल्थ के चक्कर में, हेल्थ एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते, अगर वो ढंग से उसका कुछ डिस्पेंसरीज या प्राइमरी हेल्थ सेंटर अच्छे से खुल जाएं और अच्छे से फंक्शनिंग करें, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा स्टेप होगा टुवर्ड्स कहते हैं कि पलायन रोकने के लिए। और उत्तराखंड में इतना पोटेंशियल है कि मैं तो कई बार कहता हूँ कि खजाना खुला हुआ पड़ा हुआ है। हम खुद तो उसको कुछ कर नहीं पा रहे और दूसरे लूट रहे हैं। तो उत्तराखंड को बस यही है कि एक अच्छे, जैसे कर्नल साहब अभी निर्विरोध चुने जा रहे हैं, उनके जैसे और भी लोग आएं और कुछ करें बेहतरी। इसी उम्मीद के साथ उत्तराखंड के लिए, भविष्य के लिए और दुआओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी, आपने समय दिया। और आगे भी बात करेंगे इस बारे में कि कैसा रिजल्ट रहा, और उसमें एक चर्चा करेंगे कि जो ग्राम पंचायत बन के आए हैं उनका कामकाज कैसा चल रहा है ठीक। क्योंकि ग्राउंड का आपसे बेहतर तो कौन बता पाएगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनु ठीक भाई, है, आपका थैंक यू। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू ठीक संजय है। भाई।